हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल, राजी खुशी। चलो जी, तो आज की कॉर्पोरेट न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर, ये सीरीज किस लिए है? ये सीरीज सभी के सभी सीए, सीएस, सीएमए या इस प्रकार के प्रोफेशनल कोर्सेज करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। उनके ज्ञान में वृद्धि का ये एक एफर्ट है जो हमारी तरफ से चलाया जा रहा है, ताकि वो जो पढ़ते हैं, वो जो थियोरेटिकल लाइफ में पढ़ते हैं, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन भी लोग देख सकें कि किस तरीके से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में घटनाएं घट रही हैं और किस तरीके से उन घटनाओं की नॉलेज उन्हें होना जरूरी है। इससे पहले कि आज की घटनाओं पर मैं प्रकाश डालूं, एक जरूरी इंफॉर्मेशन वो सभी बच्चे जो कि सीए इंटर के हैं वो ध्यान से सुन ले। 1 अक्टूबर से हमारी रिवीजन क्लासेस फॉर नवंबर 23 अटेम्प्ट हो रही हैं। डेली मॉर्निंग में ये क्लास हुआ करेगी और डेली इवनिंग के अंदर आपका सेशन होगा प्रेजेंटेशन सेशन, जिसमें मैं डेली मॉर्निंग में एक क्वेश्चन दूंगा और प्रेजेंटेशन सेशन के अंदर उस क्वेश्चन की रैंडमली कुछ कॉपीज आपके सामने चेक किया करूंगा, ताकि आपको पता लग सके कि हर तरीके के इन 15 दिन में मैं लगभग 15 डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन उठाने की कोशिश करूंगा, ताकि हर एक पे प्रेजेंटेशन आपसे डिस्कस की जा सके। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। तो 1 अक्टूबर से रिवीजन क्लासेस सीए इंटर नवंबर 23 अटेम्प्ट। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहली न्यूज आज की बड़ी जबरदस्त है। जबरदस्त किस सेंस में है? वो इस सेंस में है कि आजकल दिल्ली एनसीआर में, खासकर जो यूपी मतलब नोएडा वगैरह के आसपास के एरिया के लोग हैं, वो एक बड़ी ऐड देख रहे हैं आजकल। फ्रंट पेज पे हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह सब जगह ऐड आ रही है। कौन सा एक ग्रुप है जी? ग्रुप का नाम है सर्वोत्तम वर्ल्ड। ये एक नई सिटी बसाने जा रहे हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर, न्यू ओएडा के नाम से, न्यू ओएडा। और बड़ी एग्रेसिव प्राइसिंग रखी गई है और रेरा अप्रूव्ड बताया गया प्रोजेक्ट को। एफएम चैनलों पे वही ऐड आ रही है और न्यूज चैनलों पे वही ऐड आ रही है और कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं। इनफैक्ट 5-7 कॉल्स तो मैं भी अटेंड कर चुका हूं कि सर जी ओहो प्रोजेक्ट आ गया, ओहो बस यही तो प्रोजेक्ट था। फिलहाल प्राइसिंग बड़ी एग्रेसिव थी। मैं भी सोच रहा था कि भाई ये इतनी एग्रेसिव प्राइसिंग पता नहीं क्यों रखने वाले हैं। ठीक है जी, आज एक नई चीज देखने को मिली। वो क्या? यूपी की रेरा अथॉरिटी। देखो जी, हर स्टेट के अंदर एक रेरा अथॉरिटी है, रेरा कानून है हमारे भारत के अंदर। वो सभी लोग जो रियल एस्टेट में जिनके पिताजी, दादाजी, चाचा जी, ताया जी इन्वेस्ट करते हैं, प्लीज एक बात ध्यान रखना, भारत में रेरा कानून आ चुका है, 2016 में आ चुका है। तो कभी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना तो केवल उसी डेवलपर के पास करना जो रेरा अप्रूव्ड है। रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में करना। भारत सरकार ने बहुत अच्छा एफर्ट लिया आप लोगों की सुरक्षा के लिए। अब आप लोग इससे अनभिज्ञ हो तो फिर गलती आपकी है, बिकॉज everyone is supposed to know the law of his country। तो फिर ध्यान रखना, रेरा कानून क्योंकि भारत के अंदर है, तो कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी बिल्डर जो रेरा के अंदर अप्रूव्ड हो, केवल उसी से प्रोजेक्ट खरीदना। अब रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट जो है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि यहां पर लैंड के टाइटल में कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम सब कुछ ठीक ठाक होगा। कंपनी ने क्लेम किया कि हमारा रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। रेरा एक्ट के अंदर लिखा है सीवियर पेनल्टी होगी अगर झूठा क्लेम किया। यही कंपनी ने किया। एफएम पे ऐड, न्यूज़पेपरों में ऐड, हर जगह ऐड। लो जी, सर्वोत्तम ग्रुप का प्रोजेक्ट है, रेरा अप्रूव्ड है। यूपी रेरा अथॉरिटी ने वार्निंग इशू कर दी है कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है। ह्यूज पेनल्टियां हैं। खैर, इस पे जितना प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसकी 10% तक की पेनल्टी अब इन पे लगने का प्रावधान है। बट फिलहाल बड़ा अजीब वाकया है। मैं पहली बार देख रहा हूं इस तरीके का वाकया जब से रेरा आया 2016 से 2023, 7 साल में पहली बार ऐसा इंसिडेंस दे रहा हूं जब कोई गलत रेरा नंबर डाल के, मतलब ये रेरा नंबर है बट ये अंसल्स का है, अंसल्स के नाम पे रजिस्टर्ड है और इसको ये अपना बताकर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो बड़ा, अब प्लीज जो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो थोड़ा से सावधान हो जाएं, थोड़े से सावधान हो जाएं प्लीज। तो ये जितने भी दिल्ली एनसीआर वाले हैं ध्यान से सुनिएगा। फिलहाल तो ये हमारी रिपोर्ट थी आज ये इस रेरा प्रोजेक्ट के बारे में जो कि ग्रेटर नोएडा में आया है। तो प्लीज मेक श्योर थोड़ा सा सावधान रहिएगा। हम अपनी अगली न्यूज पे आते हैं। अगली न्यूज जो हमारी है वो है आरओसी स्ट्राइक्स एक्शन अगेंस्ट द क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? देखो जी, हम जानते हैं कि 2 तरीके से कैपिटल रेज की जाती है। एक तरीका होता है प्राइवेट प्लेसमेंट और एक होता है पब्लिक ऑफरिंग। प्राइवेट प्लेसमेंट मैक्सिमम 200 लोगों तक को किया जा सकता है और 200 से ऊपर अगर आप जाते हो तो वो क्या कहलाती है? पब्लिक ऑफरिंग कहलाती है। और अगर आप पब्लिक ऑफरिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। अब रिसेंटली आरओसी ने एक एक्शन लिया है क्राउड फंडिंग का
जहां पर कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया है। कंपनी क्या कर रही है, लगभग 550 से ज्यादा इन्वेस्टर्स है, नियर अबाउट 565 इन्वेस्टर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जिससे इसने पैसा कलेक्ट किया, ये कहकर कि हम आपसे क्या ले रहे हैं, कंपल्सरी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स दे रहे हैं, आपको पैसा हमें दो और इस पैसे को हम लगाएंगे नए स्टार्टअप्स के अंदर। तो स्टार्टअप्स के अंदर पैसा लगेगा तो आपको रिटर्न बहुत सॉलिड मिलेगी। तो लोगों ने भी 565 लोगों ने इसमें पैसा लगा दिया है भारत में, और अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है। आरओसी ने इनके एक्शन को रोका कि भैया ये 200 से ऊपर जा रहे हो तो इसका मतलब क्या करने जा रहे हो, पब्लिक ऑफरिंग तो प्रोस्पेक्टस कहां है ही नहीं। तो इनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई गई है रिसेंटली। ये क्राउड फंडिंग मतलब इस तरीके से। तो प्लीज मेक श्योर कोई भी आपको कहे कि कंपनी डिबेंचर्स इशू करने जा रही है, कंपनी शेयर्स इशू करने जा रही है, अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स मार खा रहे हैं। देखो ये कितने बड़े बड़े नाम हैं इन्वेस्टर्स के जो कि इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं रियल एस्टेट में, ऐसे ऐसे लोग भी फंस रहे हैं यहां पर। कानून की जानकारी होनी चाहिए थी। तो प्लीज मेक श्योर, तो आप जो लोग क्लिपिंग सुन रहे हैं तो ध्यान रखना, जब भी कंपनी कोई भी ऐसा प्रपोजल लेके आए कि हाँ जी, जैसे वो फिर हेरा फेरी फिल्म में हुआ था ना कि हाँ जी हमारी कंपनी 25 दिन में डबल कर देगी, इस प्रकार के कोई भी फालतू के प्रपोजल आए, इनके जालसाजे में मत फंसना। सीधी सी बात, पहले प्रोस्पेक्टस दिखाओ, क्या वो सेबी के पास रजिस्टर्ड है कि नहीं है, तुम्हारे पास क्यों आ रहा है, ऐसे तो कईयों के पास जाता होगा। तो प्लीज मेक श्योर इस तरीके से मत फंसना, ठीक है नहीं। दूसरी घटनाएं, पहले सर्वोत्तम ग्रुप की घटना, दूसरी ये घटना, तो बैक टू बैक इस तरीके की घटनाएं चल रही हैं, ध्यान रखना। तीसरी न्यूज है मेरे पास। हाँ, इंडिया यूज्ड G7 वॉचडॉग्स पॉइंटर्स टू मेक ट्रबल इन द सिविल सोसाइटीज लेजिटिमेट वर्क, एमनेस्टी इंटरनेशनल। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत से थोड़ा चिढ़ सा गया है। अब उसके चिढ़ने का पीछे लॉजिक जो है वो है तो सही कि ठीक है, मगर हम भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सरकार ने जो कदम उठाया है वो एकदम सही कदम है। अब पीछे का बैकग्राउंड बताता हूं। हुआ क्या, हुआ ये कि हमारे देश में लाखों की संख्या में एनजीओज काम करते हैं। उन लाखों की संख्या में से हजारों की संख्या में एनजीओ ऐसे हैं जो रियल में काम नहीं करते थे, बट जो टेरर फंडिंग वगैरह इधर से उधर या फिर दंगे करवाने, दंगे भड़काने वगैरह का काम किया करते थे। अब जितने भी एनजीओ इस तरीके के होते थे, जब भी भारत हमारे देश में दंगे भड़कते थे तो अचानक यहां पर फॉरेन कंट्री से इनफ्लो आना शुरू हो जाता था। हमारे देश में अचानक पैसा बाढ़ की तरह आता था। एक तरफ देश में दंगे भड़क रहे हैं और इन एनजीओ में पैसे आ रहे होते थे। हमारे पास एक एक्ट हुआ करता था जिसे कहते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो इन एनजीओस पे लगता है, बट वो बड़ा ढीला ढाला एक्ट था जिसने इन्हें पूरी आजादी दे रखी थी। तो रिजल्ट ये था कि टेरर फंडिंग जम के होती थी हमारे देश में इतने साल से। बट अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने 2020-2021 में इस टेरर फंडिंग वगैरह पर पीएफआई का जो इंस्टेंस हुआ, जो कि केरला बेस्ड पीएफआई जो टेरर फंडिंग करता था, देश में दंगे भड़काने वगैरह में हर जगह उसका नाम आता था, इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने पूरे नेटवर्क को समझते हुए एक बहुत अच्छा अमेंडमेंट लाया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए के अंदर, और कहा गया कि आज के बाद कोई भी एनजीओ विदेशों से अगर पैसा मंगाएगा तो वो पैसा पूरे देश में केवल एक ही ब्रांच है जो कि नई दिल्ली की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कनॉट प्लेस ब्रांच है, केवल वहीं पर आएगा। पूरे देश की किसी भी और बैंक की किसी भी और ब्रांच में वो पैसा नहीं जाएगा। पूरे संसार से अगर किसी भी एनजीओ को, भारत में रजिस्टर्ड किसी भी एनजीओ को पैसा आना है तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कनॉट प्लेस ब्रांच में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इस चक्कर में आपने इतना कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल दिया, हमें प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हम जब अपने प्रोजेक्ट जो कि एमनेस्टी डिफरेंट प्रोजेक्ट भारत के डिफरेंट एरियाज में, ट्राइबल एरिया में चला रहे हैं, उनके लिए दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है कि केवल एक ही फंड में पैसा भेजना है। अब एमनेस्टी को यह समझना चाहिए कि भैया हम जो काम कर रहे हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग रोकने के लिए कर रहे हैं। तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ हो रही है तो फिर क्या हो गया, देश का तो फायदा हो रहा है ना,
तुम्हें थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन लग रही है, ज्यादा कंप्लायंस करने पड़ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? तो वो उसी में ही दिक्कत हो रही है इन्हें। अपने देश में रेस्ट्रिक्शन लगती है, यूनाइटेड स्टेट वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां के कानून हमसे और ज्यादा सख्त है, वहां किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने थोड़ी सख्ती की तो दिक्कत आ जाती है। चलिए, तो वही कह रहा है कि G7 के जो पॉइंटर्स थे, G7 ने जिन पॉइंट पे चर्चा की थी, किन पॉइंट पे चर्चा की थी? टेरर फंडिंग के ऊपर। तो इंडिया ने उसे बेस बना के ऐसे सख्त कानून बना दिए कि अब हमारे लिए दिक्कत आ रही है, ये अपने लिए दिक्कत महसूस कर रहे हैं। खैर, मगर जो इंडिया ने किया वो बहुत अच्छा चेंज है FCRA को लेकर। और आगे बढ़ते हैं जी, हमारी आज की अगली न्यूज पर आते हैं, अगली न्यूज पर आते हैं जो कि है, हाँ जी, सेबी और गवर्नमेंट ये दोनों इन कंसल्टेशन, मतलब आपस में एक डिस्कशन कर रहे हैं फ्रैक्शन शेयर को लेकर। फ्रैक्शन शेयर को लेकर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि आज के डेट में MRF का एक शेयर कितने का है, तो आप कहेंगे 1 लाख समथिंग, शायद कुछ लास्ट मुझे जो अपडेट लिया था मैंने, शायद 1,06,000 मान लो लेके चलता हूं मैं। अब रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि मान लीजिए 15-20 हजार रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है किसी जगह, वो MRF का शेयर तो ले ही नहीं पाएगा। तो फिर क्या ऐसा हलाव हो सकता है? क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जहां वो एक शेयर ना लेकर फ्रैक्शन ऑफ शेयर ले ले, मींस 0.10% शेयर, केवल 10% शेयर ले ले, एक का भी 10वां हिस्सा ले ले? क्या ऐसा हो सकता है? तो गवर्नमेंट और सेबी इसके प्रपोजल पर काम कर रहे हैं। अब इससे होगा क्या कि जो कंपनी है ना, जिनके शेयर हजारों में पहुंचे हुए हैं, अभी तक क्या करती हैं ये कंपनियां, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करूं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का शेयर नियर अबाउट 4,000 है। भारत की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी, भारत के जितने बड़े मेजर डिफेंस प्रोजेक्ट है इसी के हैं। मगर इसने भी क्या डिसाइड किया है कि ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स जुड़े रहे, इसलिए अपने 4,000 के शेयर प्राइस को आधा कर दिया, अब 2,000। तो इसे कहते हैं शेयर की नॉमिनल वैल्यू को कम कर दिया, 10 रुपए से 5 रुपए कर दिया। तो वो 10 से 5 हो गई, तो मतलब आधी हो गई, तो मार्केट प्राइस भी 4,000 का 2,000 हो जाएगा। इसे कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ शेयर। क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग या सब डिवीजन ऑफ शेयर्स कहते हैं, ताकि ये शेयर जो है रिटेल इन्वेस्टर्स की पहुंच में आ जाए, ताकि 2,000 रुपए जो लगाना चाहते हैं वो भी ये शेयर खरीद सकें। तो मगर और महंगे शेयरों के लिए गवर्नमेंट फ्रैक्शन शेयर्स की डीलिंग अलाउ करने जा रही है। अभी विचार चल रहा है, आने वाले कुछ समय में ये आपको सूचना मिल जाएगी, यहां से इस चैनल से आपको अपडेट मिलता रहेगा। फिलहाल और आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगली न्यूज बड़ी गजब की है। वो कहते हैं गिफ्टिंग ग्रोथ, MCA, DEA, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन टॉक्स ऑन द डायरेक्ट लिस्टिंग रूल्स फॉर द स्टार्टअप्स। ओह, दैट्स ग्रेट। क्या मतलब है इसका? मतलब है ये कि आप जानते हैं कि भारत में ना, अगर भारतीय कंपनियां ओवरसीज लिस्ट करना चाहती हैं, विदेशों में लिस्ट होना चाहती हैं, तो उनके लिए कोई डायरेक्ट लिस्टिंग का तरीका नहीं है। डायरेक्ट लिस्टिंग का तरीका होता है कि मतलब क्या विदेशों में USA में जाके हम शेयर्स इशू कर सकते हैं? वो कहेंगे नहीं। ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि विदेशों में शेयर्स इशू करने का मतलब है कि हम अमेरिका की धरती पे कंपनी एक 2013 एप्लीकेबल कर रही हैं, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम अगर विदेशों में शेयर इशू करना चाहते हैं तो हमें इनडायरेक्ट मेथड करना पड़ता है। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब होता है हमें ADR या GDR के थ्रू ही इशू शेयर करने पड़ते हैं विदेशी धरती पर, ठीक है ना। बट अब गवर्नमेंट एक प्लान कर रही है, वो क्या है? डायरेक्ट शेयर होल्डिंग भी, जिससे डायरेक्ट इशू भी जिससे अलाउ हो सके। हाउ इट इज पॉसिबल? पॉसिबल है कैसे? भारत में एक वेरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है गुजरात के अंदर, जिसे कहते हैं, गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी कहते हैं, जिसे गिफ्ट सिटी। देखो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और वेरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको एक्चुअल में कहा जाता है IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ओके, भारत में इकलौता है ये, गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी के नाम से। अब यहां पर होता क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और IFSC के अंदर फर्क क्या है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को भारत के बाहर का एक हिस्सा माना जाता है, आप GST में पढ़ते होंगे। IFSC को भी भारत के बाहर का ही एक हिस्सा माना जाता है। ओके, तो दोनों सेम हुए? नहीं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बेशक भारत के बाहर का हिस्सा माना जाता है, विदेशी हिस्सा माना जाता है, परंतु डीलिंग इंडियन रुपीज में होती है। परंतु IFSC जो कि देश के बाहर का हिस्सा माना जाता है, इसमें डीलिंग भी फॉरेक्स में होती है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी चलती है। ओके, तो पहली इकलौती ऐसी सिटी है गुजरात जहां की गिफ्ट सिटी के अंदर यह सुविधा दी गई है सरकार के द्वारा। दूसरी गिफ्ट सिटी खैर महाराष्ट्र में अभी सोचा जा रहा है, बनाने की कोशिश होगी। चलिए, बट फिलहाल
अब सेबी एक प्लान कर रहा है, वो प्लान ये है कि भारतीय कंपनियों को डायरेक्ट लिस्टिंग अलाउ की जाए, यानी कि गिफ्ट सिटी के अंदर स्टॉक एक्सचेंज ओपन की गई है जहां पर फॉरेन करेंसी, फॉरेन कंपनियां अपने शेयर्स इशू करेंगी। तो हम यहां पर अपनी इंडियन कंपनी को भी शेयर इशू करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि गिफ्ट सिटी विदेशों में है, मतलब विदेशी मानी जाती है और फॉरेक्स में होती है यहां पर। तो इस तरीके से डायरेक्ट लिस्टिंग हमारी कहां पर होगी, हमारी कंपनियों की डायरेक्ट लिस्टिंग कहां पर होगी? गिफ्ट सिटी में मौजूद स्टॉक एक्सचेंज में होगी, जहां पे डॉलर्स के अंदर पैसे आ पाएंगे। आईएनआर में कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉलर्स में, पाउंड्स में, इस तरीके से यूरो में पैसे आ पाएंगे। कोई भी इन्वेस्टर्स को, विदेशों में बैठे हुए इन्वेस्टर्स को कोई कन्वर्जन करवाने की, इंडियन रुपीस में कन्वर्जन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा इसे कहते हैं डायरेक्ट लिस्टिंग होगी, डायरेक्ट लिस्टिंग होगी। तो इस प्रपोजल पे काम किया जा रहा है और गिफ्टिंग ग्रोथ एमसीए डीए इन टॉक्स ऑन द डायरेक्ट लिस्टिंग रूल्स फॉर द स्टार्टअप्स की। स्टार्टअप्स जो होंगी हमारी कंपनियां, वो डायरेक्टली वहां पर लिस्ट हो पाएंगी, कहां? गिफ्ट सिटी में मौजूद स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो इस प्रपोजल के ऊपर काम किया जा रहा है। चलो जी, तो ये थी हमारी आज सारी न्यूज एंड उम्मीद करता हूं कि आपको इस न्यूज से ज्ञान की आपकी वृद्धि हुई होगी, और अगर हुई है तो मुझे कमेंट में जरूर लिख के भेजना और अपने दोस्तों से भी इस क्लिपिंग को शेयर करना ताकि वो भी अपने ज्ञान में वृद्धि करवा सकें। एंड धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और सीए इंटर वालों, गेट रेडी फॉर 1 अक्टूबर, और जहां पर हम रिवीजन क्लासेस प्लस प्रेजेंटेशन क्लासेस फॉर नवंबर 23 शुरू करने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।